प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कफन कहानी भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने कफन कहानी भाग 1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व का अध्ययन किया था। आज के इस भाग 2 में हम कफन कहानी का सारांश और इस कहानी का उद्देश्य, इन दो तथ्यों का अध्ययन करेंगे। कफन प्रेमचंद द्वारा रचित एक कथा संग्रह का नाम है। इसमें प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियाँ संकलित हैं। इस पुस्तक में शामिल प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती हैं। कफन कहानी का सारांश। सर्वप्रथम तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो 3 हैं, खीसू, माधव और माधव की पत्नी बुदिया। माधव के पिता का नाम खीसू है। कहानी इस प्रकार से है कि झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुदिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निस्संग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं। कौन? खीसू। किससे कह रहा है? माधव से। तब माधव इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चिढ़कर क्या उत्तर देता है कि मरना ही है। किसके मरने की बात कर रहा है? बुदिया की। कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देखकर भी वह क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है। यानी कि 2 व्यवस्थाएं, या कह सकते हैं समाज के 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। और पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का हमेशा ही शोषण किया जाता है और यह शोषण ही अंधकार का प्रतीक है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रोंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी, पिसाई करके या घास छीलकर वह इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रही और आज ये दोनों इंतजार में है कि वह मर जाए तो आराम से वे सोएं। आकाशवृत्ति यानी कि ईश्वरीय कृपा पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रही हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। यानी कि वह कितनी निर्धन स्थिति में है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी भावनाएं ही मर चुकी हैं। यह विसंगति कहानी की संपूर्ण संरचना के साथ विडंबनात्मक ढंग से जुड़ी हुई है। घिस्सू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया। यह वर्णन अपने ब्यौरे में काफ़ी आकर्षक ही नहीं बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को धारदार बनाता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं कि बुदिया अभी भी कराह रही है, यानी कि प्रसव पीड़ा से वह कराह रही है और आसपास कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन एवं मानवता को ठोस बनाने की पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती, क्योंकि समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। किनकी हालत से? माधव व घिस्सू की हालत से। और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। फिर भी उससे उन्हें तसल्ली थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जैसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता, निरहता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना
रखती है। इसीलिए आवश्यक नहीं कि अपने परिवार के एक ही सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एकमत हो जाते हैं कि लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसे को शराब, पूड़ियों, चटनी, अचार, कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुदिया की सदगति की कल्पना कर लेते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि कफन कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से एकदम भिन्न है। उनके कहानी संसार में इसका संसार सर्वथा निस्संग है, इसलिए उनकी कहानियों से परिचित लोगों के लिए यह अनुभूत पहेली हो जाती है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई पूर्ववर्ती धारणा के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह मूल्यों के खंडहर की कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। यह आधुनिक बोध की पहली कहानी है। यही कारण है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद के जीवन की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई है। जबकि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि कफन कहानी हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। वह पूर्णतः आधुनिक है, क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गढ़े गढ़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र हैं, न कोई परिणति है, न चरम सीमा, न छिछली भावुकता और अतिरंजना। यह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है।